हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ स्टडी क्लासेस। दिस इज दीपक ठाकुर हियर। स्टूडेंट्स, अब हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई सीरीज, एक नई स्पेशल सीरीज जिसमें आपको जो है वो हम जीके के यानी कि जिसमें हिस्ट्री भी होगी, ज्योग्राफी भी होगी, पॉलिटी भी होगी, अलॉन्ग विद करंट अफेयर्स। हम आपके लिए जो है वो एक सीरीज लेकर आएंगे जिसको हम कवर अप करेंगे बाय यूजिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, तो एमसीक्यूज के थ्रू जो है वो हम इसको पूरे चैप्टर को, जैसे कि अगर अभी हम मॉडर्न हिस्ट्री लेकर आए हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री को हम कंप्लीट करेंगे बाय यूजिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज द पार्ट फर्स्ट ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हम टॉप 10 जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन पढ़ेंगे। और वैसे ही नेक्स्ट पार्ट्स आएंगे जिसमें हम अनदर 10 क्वेश्चन, अनदर 20 क्वेश्चन, अनदर 50 क्वेश्चन जो है वो हम कवर अप करेंगे। इसी के साथ जो है वो हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, जो कि मोर इम्पोर्टेंट और आपके लिए जो है वो काफी यूजफुल भी रहेंगे। ठीक है, तो हम जो है अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर हम देखें तो देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि यहाँ पे लिखा है कि एट विच अमंग द फॉलोइंग सेशन ऑफ द मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना हैड इन्वेंटेड द न्यू स्लोगन डिवाइन एंड क्विट। देखो यहाँ पे आपको पता है कि अगर हम बात करें इस डिवाइन एंड क्विट स्लोगन की, तो देखो डिवाइन एंड क्विट स्लोगन जो जिन्ना ने दिया था, ठीक है, तो वो कौन से सेशन में दिया था, कौन सी कांग्रेस का सेशन हुआ था जिसमें जो था वो मोहम्मद अली जिन्ना ने ये वाला स्लोगन इन्वेंट किया था। तो अगर हम बात करें सेशन की, तो आपका सेशन नंबर डी यानी कि जो कराची सेशन हुआ था 1943 में, उस सेशन में जो था मोहम्मद अली जिन्ना ने ये स्लोगन दिया था। ठीक है, जो कि 1943 में हुआ था। ठीक है, और वो एक रेजोल्यूशन था जिसमें पाकिस्तान को बनाने की जो थी वो डिमांड रखी गई थी। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज डन बाय। देखो, तो जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी वो किसके द्वारा हुई थी? हु एनल द पार्टीशन ऑफ बंगाल? दैट इज ऑप्शन नंबर, देयर आर फोर ऑप्शंस: लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कैम्सफोर्ड। ठीक है, तो अगर हम सही आंसर की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि लॉर्ड हार्डिंगे जो है वो इसका सही आंसर रहेगा। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें इसको डिटेल में, अगर हम देखें तो जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी दैट वाज अनाउंस्ड ऑन 20 जुलाई 1905 बाय लॉर्ड कर्जन। ठीक है, अनाउंस की थी 1905 में। ठीक है, जो कि उस टाइम वाइसरॉय ऑफ इंडिया हुआ करते थे। ठीक, और उसके बाद जो था स्वदेशी मूवमेंट चल गई थी। मतलब अगर हम देखें जब ये पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी तो स्वदेशी मूवमेंट जो थी वो उस टाइम चालू हो गई थी। ठीक है, उसको स्टार्ट कर दिया गया था, स्वदेशी मूवमेंट वहां पे आ चुकी थी। ठीक, लेकिन हुआ क्या था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यानी कि लॉर्ड हार्डिंगे जो थे उन्होंने रिवोक किया था पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1911। ठीक है, चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तिलक स्वराज्य फंड वाज स्टार्टेड टू फाइनेंस विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स। देखो, तिलक स्वराज्य फंड जो था वो कौन सी मूवमेंट को चलाने के लिए उसको फंड किया गया था, उसके लिए शुरू किया गया था। ठीक है, स्टार्ट किया गया था। तो आपके चार ऑप्शन है: सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, चंपारण सत्याग्रह या रोलेट सत्याग्रह। ये आपके चार ऑप्शन है। ठीक है, अगर हम बात करें सही ऑप्शन की, तो आपका सही ऑप्शन रहेगा नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। तो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के टाइम पर जो था इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, अगर हम डिटेल में देखें तो 1920 में क्या हुआ था, एक स्पेशल सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जो कि कहाँ पे हुआ था, कोलकाता में। ठीक है, और इस सेशन के प्रेसिडेंट थे लाला लाजपत राय जी। ठीक, और इसको अगर हम बात करें तो जब 1 अगस्त 1920 को तिलक जी की जो थी वो हत्या हुई थी, उनकी डेथ हुई थी। ठीक है, उस याद में जो था वो तिलक स्वराज्य फंड की शुरुआत हुई थी टू गैदर 1 करोड़ रुपीज, जो कि एक एजेंडा था, कंस्ट्रक्टिव एजेंडा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। ठीक है, तो देखो हम क्वेश्चंस को जो है वो डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एमसीक्यू में मैं आपको आंसर बताऊंगा और हम आगे चल पड़ेंगे। हम क्वेश्चंस को डिटेल में भी जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, सो दैट कि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट सिविल सर्विसेज स्टार्टेड इन इंडिया। देखो कौन से एक्ट में जो था वो सिविल सर्विसेज को स्टार्ट किया गया था। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, चार एक्ट आए थे चार्टर के,
चार्टर के किसी एक एक्ट में जो था वो सिविल सर्विसेज को स्टार्ट किया गया था। तो आपका जो चार्टर नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर बी है, चार्टर एक्ट 1833, जो सेकंड चार्टर एक्ट था उसमें जो था वो सिविल सर्विसेज को स्टार्ट किया गया था। और अगर हम बात करें इसको डिटेल में तो देखो, जो 1853 में क्या हुआ था, सिविल सर्विसेज को ओपन कंपटीशन की तरह जो था वो बना दिया गया था। ठीक है, बट इसका जो एग्जाम हुआ था उस टाइम वो लंदन में ही होता था। ठीक है, लंदन में ही इसका एग्जाम हुआ था। और फर्स्ट एग्जाम जो हुआ था वो 1855 में हुआ था। बट जो सिविल सर्विसेज स्टार्ट की गई थी वो हुई थी अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो अगर कोई आपसे पूछे कि सिविल सर्विसेज का पेपर कब हुआ था, तो वो हुआ था फर्स्ट एग्जाम 1855 में अंडर द बोर्ड ऑफ कंट्रोल सुपरविजन। ठीक है, और ओपन कंपटीशन कब बना था ये 1853 में, और स्टार्ट कब हुआ था ये 1833, यानी कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में। तो देखो एक ही क्वेश्चन से आपके वेरियस क्वेश्चंस जो है वो बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ये गलत है। देखो, इंट्रोड्यूस डायरकी एट सेंट्रल लेवल, इट प्रपोज टू सेट अप एन ऑल इंडिया फेडरेशन, इट एस्टेब्लिश द सेंट्रल फेडरल बैंक, इट सेपरेटेड प्रोविंशियल बजट फ्रॉम द सेंट्रल बजट। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो आपका आंसर नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर डी, इट सेपरेटेड प्रोविंशियल बजट फ्रॉम द सेंट्रल बजट। तो अगर हम बात करें, देखो ये ऑप्शन आपका गलत क्यों है, क्योंकि ये जो चीज थी, जो प्रोविंशियल बजट और सेंट्रल बजट वाली थी, ये अलग हुआ था आपका एक्ट 1919, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था उसमें ये चीज जो थी वो मतलब उसको सेपरेट किया गया था प्रोविंशियल बजट को सेंट्रल बजट से। ठीक है, तो अगर इनकरेक्ट पूछा है तो देखो 1935 के लिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट रहेगी, बट 1919 के लिए ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही रहेगी। ठीक है, इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 एज चार्टर ऑफ स्लेवरी। देखो, चार्टर ऑफ स्लेवरी एक बहुत बड़ा कोड था, तो ये किसके द्वारा दिया गया था। देखो यहाँ पे चार ऑप्शन है, दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू, सी आर दास और मोतीलाल। अगर हम बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो 1935 था, इसको चार्टर ऑफ स्लेवरी बोला था जवाहरलाल नेहरू ने, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी। तो जवाहरलाल नेहरू ने जो था इसको चार्टर ऑफ स्लेवरी कहा था। ठीक है, बिकॉज इसमें क्या था कि ये जो एक्ट था 1935 वाला, इट गिव्स स्पेशल पावर्स वेस्टेड टू द गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल को जो था वो पावर्स दी जाती थी, इसमें ज्यादा पावर्स दी गई थी। दैट्स व्हाई जवाहरलाल नेहरू ने इसको जो था वो एज अ चार्टर ऑफ स्लेवरी टर्म किया था, कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, गांधी जी सपोर्टेड द खिलाफत मूवमेंट बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन और इजी भी है, क्योंकि गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट तो किया था। खिलाफत मूवमेंट जो आपका टर्की में शुरू हुआ था, ठीक है, मुस्लिम्स का था, तो मुस्लिम से रिलेटेड है। तो देखो यहाँ पे चार ऑप्शन है, ठीक है, इन चार में से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। अगर गांधी जी ने इसको सपोर्ट किया था तो वो क्यों किया था, सो दैट की जो हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी है वो बनी रहेगी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए, जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी है तो वो बनी रही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन वॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट लॉ गांधी जी स्टार्टेड अ मूवमेंट कॉल्ड। देखो, सॉल्ट लॉ जब नमक पर जब उन्होंने टैक्स लगाना शुरू किया, यानी कि ब्रिटिशर्स ने, उस टाइम गांधी जी ने एक सत्याग्रह लॉन्च किया जिसको आप बोलते हो नमक सत्याग्रह या सॉल्ट लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, सॉल्ट लॉज जब वायलेट हुए तो उस टाइम पे एक सत्याग्रह शुरू हुआ था। ठीक है, नमक का सत्याग्रह शुरू हुआ था। ठीक है, उस मोमेंट को क्या बोलते हैं आप, उस मोमेंट का नाम है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुई थी जिसको आप नमक सत्याग्रह भी बोलते हैं, जब ब्रिटिशर्स ने नमक पर टैक्स लगाना शुरू किया था। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट जो था वो गांधी जी ने ये मूवमेंट शुरू करी थी। क्लियर, जिसको आप दांडी मार्च भी बोलते हो। और ये कब शुरू हुई थी, 12 मार्च 1930 में, यानी कि 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुई थी। क्लियर, नेक्स्ट अगर बात करें, ड्यूरिंग हुज रूल इन इंडिया डिड द खिलाफत मूवमेंट बिगिन। तो किसके रूल के अंडर जो था वो ये शुरू हुआ था। ठीक है, तो खिलाफत मूवमेंट आपको पता है, देखो कब शुरू हुई थी आपकी, अगर हम बात करें तो 1916 से 21 के बीच में ही जो थी वो खिलाफत मूवमेंट आपकी हुई थी। अगर हम बात करें खिलाफत मूवमेंट आपकी 1919 के आसपास जो थी वो हुई थी। ठीक है, 1919 पे जैसे आपकी ट्रेजेडी हुई थी जलियांवाला बाग की,
ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी हुई थी। तो इसी दौरान जो था खिलाफत मूवमेंट भी हुई थी, ठीक है। और 1916 और 1921 के बीच में जो गवर्नर जनरल वायसरॉय ऑफ इंडिया थे, तो वो कौन थे आपके? लॉर्ड कैम्पफोर्ड। तो आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लॉर्ड कैम्पफोर्ड उस टाइम जो थे वो रूलर थे, रूल करते थे इंडिया में, ठीक है। तो इसलिए इनके रूल में जो थी खिलाफत मूवमेंट शुरू हुई थी। क्लियर? अगर बात करें लॉर्ड कैम्पफोर्ड की, देखो इनके रूल में काफी चीजें हुई थी जो कि इंपॉर्टेंट है, यानी कि लखनऊ पैक्ट भी हुआ था 1916 का, ठीक है। रॉलेट एक्ट भी पास हुआ था, जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, थर्ड अफगान वॉर एंड अफगान ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी हुई थी, अगस्त डिक्लेरेशन हुई थी, मॉन्टेग्यू कैम्पफोर्ड 1919, जिसको आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी बोलते हो, ठीक है। ये सब चीजें हुई थी, देखो इंपॉर्टेंट चीज है, इससे काफी चीजें आपकी क्लियर जो है वो हो जाती है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड द महात्मा इज मोर राइट व्हेन ही इज रॉन्ग देन वी आर व्हेन वी आर राइट? किसने कहा था कि महात्मा ज्यादा सही है जब वो गलत है, और हम वी आर व्हेन वी आर राइट, मतलब हम गलत है जब हम सही भी हैं? तो ये स्टेटमेंट किसने दी थी? काफी जानी मानी स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट दी थी आचार्य कृपलानी जी ने, ठीक है। यानी कि आपके ऑप्शन नंबर सी ने, आचार्य कृपलानी ने जो थी वो स्टेटमेंट दी थी, ठीक है। अगर हम बात करें आचार्य कृपलानी की, तो इनका पूरा नाम था जीवत राम भगवंत दास कृपलानी, ठीक है। कई बार आचार्य कृपलानी का नाम भी आ जाता है कि इनका पूरा नाम क्या था, तो जीवंत राम भगवंत दास कृपलानी, जो कि एक फेमस इंडियन पॉलिटिशियन हुआ करते थे, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके हर एक चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, आपके एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो रिलेटेड है, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आपको ये सीरीज मतलब अच्छी लगी, क्योंकि ये सीरीज हम शुरू कर रहे हैं, आपको हर एक जीएस के जो थे वो हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको हर एक एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे, जिससे हम एमसीक्यू के थ्रू ही जो है वो हर एक टॉपिक को कवर अप करेंगे, हर एक सब्जेक्ट को कवर अप करेंगे, ठीक है। बाकी जो है वो अगर आप हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो, जहाँ पे हमारी लाइव क्लासेस चलती हैं, ठीक है, वेरियस एग्जाम से रिलेटेड, हम जीएस को अलग से भी पढ़ाते हैं, एचपीजी को भी अलग से पढ़ाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारी क्लासेस भी चलती हैं, तो अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हो, इट्स वेरी मिनिमम प्राइस में जो है वो आपको ये सब चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि हमारा ये इनिशिएटिव है कि हर एक गांव, हर एक बच्चे तक जो है क्वालिटी एजुकेशन हम प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि यहाँ पे जितने भी आपके मेंटर्स हैं, लाइक मैं हूँ या मेरे जो अदर साथी हैं, वो सारे वेल क्वालिफाइड हैं, जिन्होंने खुद एग्जाम क्रैक किए हुए हैं, ठीक है। तो वो सब जो है यहाँ पे आपको गाइड करेंगे, 1-to-1 मेंटरशिप रहेगी, ठीक है। तो अगर आप ये ज्वाइन करना चाहते हो, तो हमारे पास देखिए यहाँ पे वेरियस, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे, ये हमारी इंस्टा हैंडल है, यूट्यूब है और टेलीग्राम चैनल है, इसको भी आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो एस्पिरेंट्स, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप जो है वो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड आपकी वीडियो मिस ना हो, हर एक नॉलेज आपको प्रोवाइड हो, ठीक है एस्पिरेंट्स। तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।